National anthem was rendered by Army Medical Corps Center and College Military Band. I request Executive Director, AIIMS Gorakhpur, Major General Dr. Vibha Datta, Sena Medal, to request President AIIMS Gorakhpur, Shri Desh Deepak Verma ji, to declare the convocation open. Sir, I request you kindly to declare the convocation open. I now invite President of AIIMS Gorakhpur, Shri Desh Deepak Verma sir, to deliver the welcome address. आज के इस समारोह को दिव्यता प्रदान कर रही हमारी मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन जी, श्रद्धेय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय स्वास्थ्य एवं कल्याण राज्य मंत्री श्री अनुप्रिया पटेल जी, माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, सभी विशिष्ट अतिथिगण, संकाय सदस्यगण, अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम तो मैं आज के इस अप्रतिम पल के साक्षी बन रहे मंचासीन अतिथिगण का, विशेषकर माननीय भारत के राष्ट्रपति जी का अपने इस संस्थान के प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा यह मानना है कि किसी भी संस्थान का प्रथम दीक्षांत समारोह उसकी अकादमिक उपलब्धियों का मात्र एक पड़ाव नहीं होता, बल्कि यह उसकी प्रासंगिकता एवं उपादेयता पे विचार करने का एक अवसर होता है। एम्स गोरखपुर की स्थापना के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी और इस प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का यह संकल्प था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के गरीब एवं वंचित वर्गों को अत्याधुनिक और गुणवत्तापूर्वक पूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं महानगरों के स्तर की सुलभ और सस्ते दरों पर मिलें। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमने इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, किंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में हमारे कदम ठोस एवं सशक्त हैं। 6 वर्षों की इस छोटी सी यात्रा में जन संसाधनों एवं रिक्रूट एवं फैकल्टी की कमी के बावजूद यह संस्थान अपनी अकादमिक क्षेत्र और हॉस्पिटल के दोनों क्षेत्रों में देश में अपना एक अलग स्थान बना चुका है। आज के दिन हमारे पहले एमबीबीएस के 48 छात्र व छात्राएं अपनी पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप पूरी कर आज रोगियों का उपचार करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े हैं। साथ ही पहले बैच के स्नातकोत्तर एमएससी नर्सिंग और एमएससी मेडिकल के छात्र और छात्राएं भी अपना 2 साल का कार्य पूरा कर आज अपनी डिग्रियां प्राप्त करेंगे। आज आप सबके सामने एमबीबीएस प्रथम बैच के वे विद्यार्थी भी उपस्थित हैं जिन्होंने इस साल 2025 की नीट पीजी प्रतिस्पर्धी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर संस्थान का नाम रोशन किया है, जो इस संस्थान की शैक्षिक गुणवत्ता का भी प्रमाण है। हाल ही में संस्थान में एमडी, एमएस तथा डीएस पाठ्यक्रमों की भी शुरुआत हो चुकी है। आज एम्स हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी विषय जैसे न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और के साथ मरीजों की स्थिति, एमआरआई, डायलिसिस, इको, रेडियोथेरेपी, कैंसर, सिकाई इत्यादि सभी की सुविधाएं मिल रही हैं। कुछ स्पेशल स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स में अभी भी खुलने शेष हैं, पर उनमें भी फैकल्टी रिक्रूटमेंट करने के सघन प्रयास किए जा रहे हैं। अपनी इस अवधि में एम्स गोरखपुर में 25 लाख की ओपीडी, 10,000 से ज्यादा मेजर ऑपरेशन, पैनक्रियाज, एस्ट्रोफेगस, एड्रिनल,
यूटेरिन कैंसर इत्यादि सर्जरी इत्यादि के बहुत से कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी जो यहाँ के फैकल्टी ने किए हैं वो समाचार पत्रों में भी चर्चा के विषय रहे हैं। एम्स गोरखपुर इस क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले कुछ प्रचलित रोगों पर भी शोध कर रहा है, जिससे समय रहते मलेरिया, फाइलेरिया, स्क्रब टाइफस, टीबी, लेप्रोसी, बच्चों में कुपोषण, एनीमिया आदि रोगों के मूल कारणों और उनकी जटिलताओं की पहचान कर और उसके रोकथाम के अस्थायी समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर इस अभूतपूर्व इतिहास को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी के उस सोच को भी नमन करता हूं, जिसके अंतर्गत सुदूर क्षेत्र में एम्स के स्थापना की परिकल्पना की गई। इस प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी व माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा, जिन्होंने हर कदम पर एम्स गोरखपुर को मार्गदर्शन और समर्थन देकर इसकी पहचान बनाने में सहयोग दिया है। आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग और मार्गदर्शन से हम एम्स गोरखपुर को एक विश्व स्तरीय शोध, चिकित्सा और प्रशिक्षण संस्थान के रूप में स्थापित कर सकेंगे। अंत में दीक्षांत समारोह के इस मंच से मैं यहाँ उपस्थित सभी छात्रों को ये संदेश देना चाहता हूँ, और ये विशेष रूप से मैं छात्रों के लिए कहना चाहता हूँ कि आप अपने भविष्य के जीवन काल में आप चाहे जहाँ भी रहें, आपके संपूर्ण ध्यान का केंद्र बिंदु पेशेंट होना चाहिए। और वो पेशेंट चाहे गरीब हो, अमीर हो, समृद्ध हो, वंचित हो, पढ़ा लिखा हो, अशिक्षित हो, पर उसका ध्यान आपका उसी के सुख सुविधा, उसकी बीमारी के इलाज के विषय में होना चाहिए। मैं अपनी बात विख्यात चिकित्सक विलियम ओस्लर के इस कथन से समाप्त करूंगा कि ए गुड फिजिशियन ट्रीट्स द डिजीज, ए गुड फिजिशियन ट्रीट्स द डिजीज, बट द ग्रेट फिजिशियन ट्रीट्स द पेशेंट हु हैज द डिजीज। आप सभी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, sir. Every milestone achieved, every step forward is a reflection of collective vision, dedication, and leadership. I now invite Executive Director of AIIMS Gorakhpur, Major General Dr. Vibha Datta, Sena Medal, to present the Institute report, an overview of journey and aspirations of AIIMS Gorakhpur. Respected Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Governor Srimati Anandiben Patel ji, Honorable Dynamic Chief Minister of UP Shri Yogi Adityanath ji, respected Srimati Anupriya Patel ji, Union Minister of State for Health and Family Welfare, Honorable Member of Parliament Shri Ravi Kishan ji, distinguished guests, public representatives, faculty members, guardians, and my dear students. I cordially welcome all of you for this historic occasion of the first convocation ceremony of AIIMS Gorakhpur. We AIIMSonians are extremely grateful to the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, who has accepted our invite and took out time from her busy schedule for our historic first convocation ceremony. The esteemed presence of Governor Srimati Anandiben Patel ji, Honorable Chief Minister of UP Shri Yogi Adityanath ji, respected Srimati Anupriya Patel ji, Union Minister of State for Health and Family Welfare, and our Honorable Member of Parliament Shri Ravi Kishan ji. You all, your presence is a great source of inspiration and positivity to our All India Institute of Medical Sciences team at Gorakhpur. The dream of establishing second AIIMS in UP at Gorakhpur was envisioned by our dynamic Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji in 2016 to enable quality tertiary care to the people of Purvanchal in their near vicinity, with the aim to have a comprehensive center providing healthcare, teaching, training, and research. The students
MBBS first batch of 50 students started in early 2019, and the annual intake of these students was raised to 125 in the subsequent year 2020. Further, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji dedicated AIIMS Gorakhpur to the nation with starting of indoor and operation services in 2021. BSc and MSc nursing was started in 2022, and as an icing on the cake, post-graduation MD/MS courses were started in institute in the year 2023. It is pertinent to point that the institute is running also doctoral courses in 4 subjects with effect from the year 2024. Our aim is not only to impart knowledge and skill, but to groom the students as good human beings and good citizens of this country. To make students feel at home during their long academic journey away from their families, we foster a vibrant environment where sports, extracurricular activities and hobbies are actively encouraged. Despite our aims being raised in the 3rd phase in just 6 years, AIIMS Gorakhpur has slowly established a distinguished national identity. We are almost near to the first phase AIIMS institutions. AIIMS Gorakhpur is having about 4,000 OPD footfalls daily, and we have served more than 25 lakh patients since our inception. Currently, there are 30 fully functional departments and well-equipped nursing college, along with a 550-bedded hospital maintaining 80 to 90% occupancy. AIIMS Gorakhpur has the honor of treating over 50,000 plus indoor patients in our short span of 5 years, and we give intensive critical care to medical, surgical, respiratory, trauma, pediatric, and neonatal patients. AIIMS is running over 16 modular operation theaters where complex surgeries like advanced cancer surgeries, knee and hip replacement, endoscopy are regularly being performed. AIIMS Gorakhpur has the honor of performing over 10,500 surgeries, which comprises over 600 delicate joint replacements. AIIMS renders full lab and radiological investigations, including MRI, CT facilities, and well-equipped blood bank with components and plasma exchange transfusion facilities. Recently, we have started super specialty OPD services, and we aim to keep the complete super specialty coverage in almost all specialties in the coming years. We have active community health programs in rural and aspirational blocks and working with Vantagya tribals at regular intervals. We train manpower for strengthening in healthcare through ECO e-Arogya program and rank among the top in the ABHA ID generation. There are about 5,000 plus Ayushman beneficiaries till date. The Institute has active HIS and e-office for smoothness and transparency. We also plan to develop a state-of-the-art research lab with skills lab and advanced training facilities soon. At AIIMS Gorakhpur, research on various subjects is being carried out with the support of ICMR, UNICEF, Bill and Melinda Gates Foundation for topics such as tuberculosis, cancer, and smoking. Respected Madam President, it is a matter of great pride for All India Institute of Medical Sciences here at Gorakhpur that our first batch graduates of MBBS, MSc Medical, and MSc Nursing are going to receive their degrees. And the bright minds are going to get medals today by your gracious hands. I assure you all, on behalf of the entire AIIMS Gorakhpur team, that we will strive tirelessly for the progress and elevate this institution to national and international acclaim.
This institution is just not a hospital, but it is a living example of the hope and commitment to public services and an essential base for nurturing trained medical professionals for the Purvanchal. Today, the first MBBS, MSc Medical and MSc Nursing students are ready to fulfill AIM Gorakhpur's mission of delivering exemplary healthcare services to every citizen of the country. Our vision is to transform Purvanchal into an integrated model of health, education and research, an institution where technology, compassion and scientific inquiry converge. Thank you. Jai Hind. Thank you, ma'am. As a mark of our deepest respect and appreciation, we now proceed to felicitate our distinguished guests. For this, I request President AIMS Gorakhpur to felicitate Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji. Now I request Executive Director, AIMS Gorakhpur, to felicitate Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji. I request President AIMS Gorakhpur to felicitate Honorable Governor of Uttar Pradesh, Srimati Anandi Ben Patel ji. I request Executive Director, AIMS Gorakhpur, to felicitate Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath ji. थैंक यू। हमारे प्रथम बैच की 5.5 वर्षों की यात्रा को दर्शाते हुए हमने एक स्मारिका तैयार की है जिसमें उनके संघर्ष, सफलताएं और अनुभव संजोए गए हैं। इसे हम उनके सपनों और प्रयासों को सम्मानित करते हुए भविष्य के लिए प्रेरणा स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं। ये केवल विद्यार्थियों की ही नहीं बल्कि एम्स गोरखपुर की भी विकास यात्रा है जिसमें संस्थान ने भी उनके साथ साथ नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। वी नाउ रिक्वेस्ट द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी टू काइंडली release the souvenir of this convocation, which is a token of memory and pride for all of us. I also request her to present the first copy of the souvenir to Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji. यह अवसर है गर्व का, यह समय है सम्मान का। हर संस्थान का गौरव उसके मेधावी छात्र होते हैं जिन्होंने न केवल मेहनत की बल्कि उत्कृष्टता के नए मानदंड स्थापित किए। मे आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी टू काइंडली
confer the gold medals upon our meritorious students in recognition of their outstanding academic achievements. I also request the other dignitaries on the dais to kindly take their positions to the right of the Honorable President of India. We begin with the presentation of awards for academic excellence in MBBS. The Institute Gold Medal for Best MBBS Graduate Batch of 2019 is conferred upon Kartik Arora. He is also the recipient of Charak Gold Medal for securing highest marks in general medicine. The Shushrat Gold Medal for securing highest marks in general surgery is awarded to Manas Pant. Dr. K.C. Chaudhary Gold Medal for securing highest marks in pediatrics is awarded to Azmi Amina Ayaz. The V.N. Shirodkar Gold Medal for securing highest marks in obstetrics and gynecology is awarded to Pearl Yadav. Joint recipient of the V.N. Shirodkar Gold Medal for securing highest marks in obstetrics and gynecology is Shweta Kumari. Dr. Sushila Nayyar Gold Medal for securing highest marks in community medicine and family medicine is awarded to Aditya Pandey. We now proceed to honor academic excellence in Master of Sciences. Gold Medal for securing highest marks in MSc Medical is awarded to Swamya Pandey. Gold Medal for securing highest marks in Master of Sciences Nursing is awarded to Vaibhav Sharma. We express our heartfelt gratitude to Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, for awarding the gold medals. I now request all dignitaries to kindly take their seats. केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी के मार्गदर्शन में जन स्वास्थ्य क्षेत्र को एक नई दिशा मिली है। अब मैं उन्हें ससम्मान आमंत्रित करता हूं कि कृपया अपने प्रेरणादायक विचार साझा करें। मैम प्लीज। मंच पर विराजमान भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, एम्स के अध्यक्ष श्री देश दीपक वर्मा जी, एम्स निदेशक मेजर जनरल डॉक्टर विभा दत्ता जी, सामने उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अभिभावकगण, सभी विद्यार्थी और सभी शिक्षकगण, एम्स गोरखपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह के ऐतिहासिक अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता है और मैं सबसे पहले भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करती हूं। माननीय राष्ट्रपति जी, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर आपकी उपस्थिति ने इस आयोजन को अविस्मरणीय ही नहीं बनाया है, अपितु हम सभी को
अपार प्रोत्साहन भी प्रदान किया है। और ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आपने एम्स गोरखपुर के लिए अपना अमूल्य समय प्रदान किया, और इसके लिए मैं पुनः आपको कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं। जैसा कि मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी उल्लेख किया, एम्स गोरखपुर की स्थापना विशेष तौर से पूर्वांचल क्षेत्र के जरूरतमंद जनता को उच्च कोटि की तृतीयक स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। और मुझे प्रसन्नता है ये कहते हुए कि 6 वर्षों की इस छोटी सी यात्रा में एम्स गोरखपुर टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज उपलब्ध कराने के साथ साथ उच्च कोटि की चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के अपने लक्ष्य पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने देश के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की संख्या को 7 से बढ़ाकर 23 तक पहुंचाया है, और एम्स गोरखपुर तीसरे चरण में नए स्वरूप में निर्मित होने वाले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में से एक है। आज के इस अवसर पर मैं यहां पर उपस्थित सभी विद्यार्थियों को भी दिल से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूं। आपने बहुत ही सफलतापूर्वक अपनी इस शैक्षणिक यात्रा को पूर्ण किया है, और हम सभी को आपसे बहुत ढेर सारी अपेक्षाएं भी हैं। आज आपका ये कॉन्वोकेशन सेरेमनी आपके लिए एक यादगार अवसर है, लेकिन इसके साथ ही जीवन की यात्रा में एक नए अध्याय का प्रारंभ भी हो रहा है। आपने जो भी ज्ञान कौशल इतने वर्षों में अपनी शैक्षणिक यात्रा में अर्जित किया है, आपको हमेशा यह बात याद रखनी है कि समाज के बहुत सारे व्यक्तियों का उसमें योगदान है, जिसमें आपके परिवारजन, आपके गुरुजन और आपके तमाम शुभचिंतक सभी शामिल हैं। और इसलिए आप सब जब अपने इस नई यात्रा, नए अध्याय को प्रारंभ करें, तो समाज और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए अपनी उन सारे और ज्ञान कौशल का उपयोग देश के नागरिकों की सेवा और कल्याण में समर्पित करें, ये हम सब की आपसे आशा है। और मैं आपको ये जरूर कहना चाहती हूं कि आपके पेशे में जितना ज्यादा आपके स्किल्स का, आपके कौशल का, आपके नॉलेज का महत्व है, उससे अधिक महत्व है एथिक्स का, मोरालिटी का, ह्यूमैनिटी का। और इसलिए जब हम कहते हैं कि डॉक्टर भगवान के दूसरा स्वरूप होते हैं, तो जब आप अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ें तो एथिक्स के साथ, मानवता के साथ, संवेदनशीलता के साथ कहीं कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और जब ऐसे डॉक्टर्स के रूप में आप अपनी सेवाएं देंगे, तो निश्चित रूप से इस देश के हर मरीज के दिल को छूने का आप काम करेंगे, और आप इतनी ऊंचाइयों पर जाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के इस अवसर पर मैं सभी फैकल्टी मेंबर्स को, सभी अभिभावक गण को और उन सारे एम्स के कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहती हूं, जिनके सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन के अभाव में शायद हमारे विद्यार्थियों की यह सफल शैक्षणिक यात्रा पूरी नहीं हो सकती थी। आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 का विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है, और एक स्वस्थ भारत ही विकसित भारत की नींव है। और इसलिए आप सबका योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस बड़े लक्ष्य को ध्यान रखते हुए देश में 2017 में नई स्वास्थ्य नीति लाने का काम किया। और इस नई स्वास्थ्य नीति की विशेषता यह है कि आज हमारे लिए स्वास्थ्य की परिभाषा बदल चुकी है। अब स्वास्थ्य सेवा केवल रोगों के उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सेवा कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ, इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर की ओर बढ़ चुकी है। यानी प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, पैलिएटिव और रिहैबिलिटेटिव, ये सब कुछ हमारी नई स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य सेवा की परिभाषा में सम्मिलित है। और हमारी इस नई स्वास्थ्य नीति के केंद्र में है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। हमारा लक्ष्य है कि देश के हर नागरिक को किफायती और गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध हो। और इसके लिए जहां एक ओर हमारे देश के कोने कोने में फैले हुए आयुष्मान आरोग्य मंदिर
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदलने का काम कर रहे हैं, वहीं देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहुत तेजी से टर्शरी हेल्थ केयर में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए संकल्पित हैं। हमारे देश की सरकार ने जहां एक ओर देश के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, अमृत फार्मेसी और प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस कार्यक्रम जैसे तमाम प्रयास किए हैं, वहीं दूसरी ओर विकसित भारत 2047 के सपने को मन में रखते हुए देश में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की और नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेजेस और नर्सिंग कॉलेजेस का भी निर्माण किया है। मुझे आप सबके बीच ये कहते हुए बेहद प्रसन्नता है कि आज भारत पूरे दुनिया में हेल्थ केयर में डिजिटल हेल्थ और इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को अपनाने के और उन्हें अपनाकर देश के नागरिकों के जीवन में परिवर्तन लाने में एक अग्रणी देश बनकर उभरा है। ये भारत की शक्ति है कि कोरोना जैसी महामारी में हमने दुनिया का सबसे तेज और सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाकर 220 करोड़ वैक्सीनेशन डबल डोज विद बूस्टर डोज करके दिखाया। यह नए भारत की शक्ति है, उभरते हुए भारत की शक्ति है, जिसने पीछे मुड़कर देखना नहीं सीखा है। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि स्वास्थ्य एक साझा संकल्प है और हमने बहुत बड़ा सपना देखा है। भारत की सोच आज केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया की लिए भी भारत सोचता है। यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना ही है जिसके चलते हमने अगर अपने देश में 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया तो दुनिया के 100 से अधिक देशों में कोरोना का टीका पहुंचाने का भी काम किया है। तो जब विकसित भारत 2047 के लिए स्वस्थ भारत बनाने की बात हो तो केवल सरकार को नहीं बल्कि आप सबको, जो भविष्य के डॉक्टर्स हैं, आपको भी अपनी भूमिका निभानी है। आगे बढ़ के सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है और मुझे पूरा विश्वास है जितने मेधावी विद्यार्थी मेरे साथ बैठे, मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप सबकी अपार क्षमता और शक्ति से हम स्वस्थ भारत और विकसित भारत का निर्माण करेंगे। आप सबको इन्हीं शब्दों के साथ उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी मैं शुभकामनाएं देती हूं और पुनः मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को हृदय से धन्यवाद देती हूं। उन्होंने हम सभी को अपना अमूल्य समय देकर हमारा मनोबल बढ़ाया है और एम्स फ्रेटर्निटी को मैं अभिनंदन करती हूं आज के इस शानदार आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू मैम। गोरखपुर में एम्स की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी का दूरदर्शी स्वप्न था ताकि आम जन को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं अपने ही क्षेत्र में मिल सकें। पहले दीक्षांत समारोह के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित करती हूं कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें मार्गदर्शित करें। एम्स गोरखपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि भारत के माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, माननीय सांसद गोरखपुर श्री रविकिशन जी, अध्यक्ष एम्स गोरखपुर श्री देश दिव्यक वर्मा जी, ईडी
एनसीओ एम्स गोरखपुर मेजर जनरल डॉक्टर विभा दत्ता जी, माननीय जनप्रतिनिधिगण, एम्स गोरखपुर के सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी अभिभावकगण और एम्स गोरखपुर से जुड़े हुए सभी उपाधि प्राप्त करने वाले हमारे युवा साथियों, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रपति जी का महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर प्रथम आगमन पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और गोरखपुर वासियों की ओर से हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महोदया, ये गोरखपुर भारत की सनातन परंपरा के आदिकाल से चले आ रहे एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र के रूप में अति प्राचीन काल से विख्यात रहा है। महायोगी भगवान गोरक्षनाथ ने सैकड़ों वर्ष पूर्व अपनी आध्यात्मिक साधना से जिस धरा को आलोकित किया, वो आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख केंद्र के रूप में, गोरखपुर के रूप में हम उसे जानते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा इस क्षेत्र की इस रूप में देश और दुनिया के अंदर अपने प्रकाश को बिखेरती है, इसका अनुमान हम इसी से लगा सकते हैं कि देश के जितने भी महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल हैं वह गोरखपुर के इर्द गिर्द स्थित है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर गोरखपुर से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। संत कबीर की पावन निर्वाण स्थली मगहर गोरखपुर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी यहां से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की पावन पावानगरी इसी गोरखपुर में मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर हम इस देश के अंदर भारत की सनातन परंपरा के एक महत्वपूर्ण केंद्र अयोध्या श्री राम जन्मभूमि की बात करें तो मात्र 2 घंटे की दूरी पर यहां से अयोध्या और 2.5 घंटे की दूरी पर वाराणसी बाबा विश्वनाथ की पावन धरा इस गोरखपुर में स्थित है। ऐसी महत्वपूर्ण धरा पर जो न केवल भारत की सनातन परंपरा की बल्कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व भी करता है, देश की आजादी की लड़ाई में भी जिस धरा की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन आजादी के पूर्व भी और आजादी के बाद यह क्षेत्र शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से जिस विपन्नता का शिकार था, आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने उस आर्थिक विपन्नता से उसे मुक्त करते हुए आज शैक्षिक और आरोग्यता के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश को स्थापित करने का जो संकल्प लिया है, आज उसके एक वट वृक्ष के प्रथम कॉन्वोकेशन सेरेमनी कार्यक्रम आपके इस सानिध्य में यहां पर संपन्न होने जा रहा है। एम्स यह एक सपना था गोरखपुर के लिए 2014 के पहले। यहां पर एम्स का जब एक प्रथम बैच यहां से निकल रहा है
तो उस समय हम सबके चेहरे पर एक चमक है, एक उत्साह है, एक उमंग है। हम आज 30 जून की तिथि में यहां पर हैं, लेकिन आज से 8 वर्ष पहले ये जो महा होता था, इस क्षेत्र में भय और दहशत का होता था। इंसेफ्लाइटिस हजारों बच्चों की जान को निगल लेती थी। 40 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 से अधिक मासूम बच्चों की मौत जिस बीमारी से हुई थी, उसका उपचार 2014 के बाद गंभीरता से उसका संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में जो कार्य आगे बढ़ा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिशा में गोरखपुर को 2 महत्वपूर्ण केंद्र दिए, जिसमें पहला केंद्र था कि गोरखपुर का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, उसमें रीजनल रिसर्च सेंटर, यह वायरोलॉजी सेंटर पुणे का एक सेंटर के रूप में यहां पर स्थापित किया था। और उसके बाद जब इस क्षेत्र की मांग को लेकर के हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के सामने इस बात को रखा, तो उन्होंने एम्स की भी आधारशिला गोरखपुर में रखने के लिए अपनी सहमति दी। और आज एम्स यानी जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि इसका बीज, इसके बारे में हम कोई सिद्धांत गढ़ें और फिर उसका व्यावहारिक स्वरूप कैसे जमीनी धरातल पर उतारना है, तो उसको बीज से लेकर वट वृक्ष बनने की इस पूरी कथा में मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो मंच पर बैठा हूं इस समारोह में और इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा रहा हूं। मैंने इस पूरी प्रक्रिया को अपनी नजदीक से देखा है, सड़क से संसद तक की लड़ाई को लड़ा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब जुलाई 2016 में इसकी आधारशिला रखी थी, आधारशिला तो हमने रखी थी लेकिन हमारे पास लैंड नहीं थी। लेकिन सुखद संजोग ऐसा था, ईश्वर की कृपा ऐसी थी कि मार्च 17 में मैं ही चीफ मिनिस्टर बना और मैंने सबसे पहले इस लैंड को एम्स गोरखपुर के नाम पे करने का काम किया था। ये लैंड मैंने एम्स गोरखपुर के नाम पे ट्रांसफर किया, उसकी रजिस्ट्री करवाई और फिर एम्स का काम प्रारंभ हुआ। फिर 2021 में यहां पर प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से एम्स का लोकार्पण का भी भव्य कार्यक्रम करवाया। पहला बैच 2019 में यहां आया था और इस बैच के साथ इंटरेक्शन करने के लिए मैं स्वयं यहां आया था, क्योंकि मेरे लिए वो एक अवसर था। क्योंकि जब मैं गोरखपुर की एम्स की बात करता हूं तो केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं है, पश्चिम उत्तर बिहार और नेपाल के भी एक बड़े भूभाग को स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध करवाता है। पटना और लखनऊ के बीच में बीएचयू को छोड़ दें तो एम्स के अलावा कोई भी इस प्रकार का टर्सरी हेल्थ केयर का कोई सेंटर नहीं है। 5 करोड़ की आबादी प्रत्यक्ष रूप से और 7 करोड़ की आबादी अप्रत्यक्ष रूप से एम्स गोरखपुर पर अपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निर्भर कर रही है। और इसलिए एम्स यहां के सपनों का साकार होना भी उस रूप में आज देखने को मिल रहा है। जब हम लोग 2016 से इस यात्रा को आगे बढ़ाए, पहला बैच 19 में आया और मुझे प्रसन्नता है कि गत वर्ष यहां पे सुपर स्पेशलिटी की डीएम की भी पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है। आज न केवल यूजी और पीजी और सुपर स्पेशलिटी के लिए बल्कि नर्सिंग की भी यहां पर पढ़ाई का कार्यक्रम बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये उस सपने का साकार होना है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। और आपके लिए सुखद क्षण इसलिए भी कि जब एम्स जिस उद्देश्य से गठित हुआ था उसमें इंसेफ्लाइटिस की महामारी को वहां पर उपचार की सुविधा मिले, लेकिन जब आप यहां से अपनी डिग्री लेकर के जा रहे हैं तब आपके सामने सुखद अनुभूति है कि इंसेफ्लाइटिस का हम पूरी तरह उन्मूलन कर चुके हैं। आज इंसेफ्लाइटिस
आपके लिए एक केस स्टडी होनी चाहिए। यहां पे आपके बहुत सारे फैकल्टी हैं। आपकी डीन एकेडमिक प्रोफेसर महिमा मित्तल बीआरडी मेडिकल कॉलेज की उस टीम का हिस्सा थी जो इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के और उपचार के उस केंद्र के साथ जूझती थी, और उनके पास एक अनुभव का लंबा एक एक्सपीरियंस उन लोगों के पास है, जिन लोगों ने इस बीमारी से एक एक बेड में 4-4 पेशेंट होते थे, संसाधन नहीं होते थे। अनुमान करिए, जुलाई और अगस्त का महीना हो, तीसरे मंजिल पे वार्ड हो, वार्ड में कोई पंखा ना चल रहा हो, और एक एक बेड पे 4-4 पेशेंट हो, और एक एक पेशेंट के साथ 7-7 8-8 अटेंडेंट हो, कैसे हालत हो रही होगी इस वार्ड की, क्या स्थिति रही होगी। लेकिन आज तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज हो या एम्स, इस संसाधनों की कमी नहीं है। आज तो जितना आप मांगते हैं उससे ज्यादा सरकार आपको देने को तैयार है, उससे अच्छा करने को तैयार है। और आज प्रधानमंत्री जी का ये विजन है कि विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करना है, तो हमें समर्थ भारत बनाना होगा। समर्थ भारत के लिए स्वस्थ भारत बनाना होगा, और स्वस्थ भारत के लिए हमें अपनी हेल्थ केयर को, वह प्राथमिक स्तर की हो या फिर सुपर स्पेशलिटी की सुविधा का हो, उसको एक बेहतरीन केंद्र के रूप में उपलब्ध कराना होगा। और मैं तो ये भी कहता हूं, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो अब तो आप याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में एकमात्र गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज था। आज इस क्षेत्र में हर जनपद में हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, देवरिया में मेडिकल कॉलेज, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज होने जा रहा है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, बहराइच में प्रारंभ हो चुका है, अयोध्या में प्रारंभ हो चुका है, अंबेडकर नगर में प्रारंभ हो चुका है, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, यानी इन सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। बलिया में हम नया मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। यानी मेडिकल कॉलेज की एक बाढ़ सी आ गई है। लेकिन हमारे सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। उन चुनौतियों से अपने आप को तैयार करना। और मैं जरूर चाहूंगा, जो यहां पे आज एमबीबीएस के छात्र अपनी उपाधि प्राप्त किए हैं, आदरणीय राष्ट्रपति जी से आपके लिए और आपके अभिभावक के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। लेकिन आपके इसलिए एक केस स्टडी के लिए इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन कैसे हुआ है, इसके बारे में आप जानेंगे तो याद रखना, जीवन में आपको अभी पीजी करना होगा। उसके बाद आप में से बहुत सारे लड़के सुपर स्पेशलिटी के उसमें भी आगे बढ़ेंगे, एमसीएच और डीएम की डिग्री लेंगे, अपने अपने फील्ड में बहुत कुछ अच्छा करेंगे। आज का ये समय रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। जितना आप उस पर कार्य करेंगे, जितने पेशेंट को देखेंगे, उनकी पृष्ठभूमि को देखेंगे, वहां की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देखेंगे, वहां की क्लाइमेटिक जोन की स्थिति को अध्ययन करेंगे, और उसके बारे में जितना अच्छी आपकी स्टडी होगी, उतना ही आपका अच्छा रिसर्च भी सामने आएगा। उस दिशा में नए सिरे से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी तक तो आपने अपनी क्लासरूम में पढ़ा है, अपनी लैब में देखा होगा। जीवन संग्राम तो अब शुरू होगा, और उस शुरुआत के लिए हम सबको इस बारे में ध्यान में रखना होगा। किस विस्तृत क्षेत्र में आपके पास पूरी दुनिया आपके सामने है, अध्ययन के लिए भी, और उस पर एक नई स्टडी को आने वाली पीढ़ी को देने के लिए भी। आज इस देश से गोरखपुर एम्स का यह प्रथम दीक्षांत समारोह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आज के इस अवसर पर देश की माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन गोरखपुर में हुआ है।
माननीय राज्यपाल महोदय का गोरखपुर आगमन हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी यहां पर आई हैं और आपके इस कॉन्वोकेशन कार्यक्रम में यहां के सांसद जी भी हैं। जब वो आपकी पत्रिका को देख रहे थे तो कह रहे थे क्या ये एम्स के डॉक्टर हैं क्या? मैंने कहा हाँ। तो डर वो इस बात को लेकर रहे थे, कह रहे थे ये तो एक्टिंग भी करते हैं। मैंने कहा इनके एक्टिंग को देखेंगे तो आप एक्टिंग छोड़ देंगे। लेकिन वे एक कलाकार हैं, कलाकार के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के साथ साथ विकास में भी अपना सहभागी बनते हैं। आज के इस अवसर पर उपाधि धारण करने वाले आप सभी यूजी के, एमएससी के और अन्य उन सभी छात्रों को, छात्राओं को मैं हृदय से बधाई देता हूं, आपके अभिभावकों का अभिनंदन करता हूं, आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय। The Honorable Governor of Uttar Pradesh, Srimati Anandiben Patel, has been a guiding force in the fields of education and public service. May I now request her to kindly grace us with her words. प्रथम दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि और भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, माननीय सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन जी, अध्यक्ष एम्स गोरखपुर श्री देश दीपक वर्मा जी, कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ एम्स गोरखपुर मेजर जनरल डॉक्टर विभा दत्ता जी, सम्मानीय संकाय सदस्यगण, अभिभावकगण और प्रिय छात्र छात्राएं, देवी और सज्जनों, वैसे तो काफी कुछ आज आपके सामने हमारी राष्ट्रपति जी बताएगी, लेकिन जब ये बात होती थी कि किस तरह ये यूनिवर्सिटी या तो एम्स बनी है, मित्रों, मैं कल ही गुजरात से आई हूं। गुजरात में 2016 में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का निर्णय लिया था आदरणीय मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। वहां आपकी तरह कई स्टूडेंट्स बैठे हुए थे जो रक्षा के बारे में और जो गतिविधियां पूरे विश्व में हो रही है वो भी मुझे देखी वहां, मुझे बहुत ही खुशी हुई। लेकिन मैंने एक बात वहां बताई जो मैं एक बात इधर भी बताना चाहती हूं। कोई भी इंस्टीट्यूट बनती है, चाहे स्टूडेंट्स के लिए बने कि मरीजों के लिए बने कि रोड पर जाने वाले गाड़ियां लेकर जाने वाले लोगों के लिए बने, सब में मेन प्रॉब्लम है जमीन, लैंड, और लैंड के साथ जुड़े हुए हैं हमारे किसान। और किसान को आप देखो, क्योंकि मैं तो किसान की बेटी हूं और सालों तक खेत में ही बिताए हैं काम करते करते। सबसे प्यारा जो उसको कुछ हो तो ये जमीन है। 1 एकड़ जमीन में, आधा एकड़ जमीन में वो अपना परिवार का पालन पोषण करता है। और जब 3000 एकड़ जमीन संपादन करनी है, 1000 एकड़ जमीन संपादन करनी है, तो कितने किसानों की जमीन, मूल्यवान जमीन हम सरकार खरीदती है मित्रों। वो देने के लिए तैयार नहीं होते हैं मित्रों, क्योंकि उस समय में राजस्व मंत्री थी और ये काम मुझे करना पड़ा था और मुझे इतना
किसानों को रड़ते रोते हुए मैंने देखा है कि हमारे पास इतनी ही जमीन है, हमें क्या मिलेगा। ये बात मैंने ये सबके सामने देखी और किस तरह ये जमीन हम लोगों ने संपादन की है, ली है राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के लिए। उस सब में होता है, लेकिन जब बड़ी संस्थाएं बन जाती हैं तब हम किसान को, किसान माता को, जमीन देने वाले लोगों को भूल ही जाते हैं मित्रों। और इसी वजह से मुझे लगा कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इस जमीन ऊपर जो आप पढ़ रहे हैं, हम अपना जीवन के लिए हम पढ़ भी रहे हैं और देश की सेवा करने के लिए हम आगे आ रहे हैं। लेकिन ऐसे कोई गरीब महिला माता, ऐसे कोई गरीब हमारा किसान भाई आपके दरवाजे पर आए तो सामने जाकर उसको पकड़कर उसकी सेवा करना मित्रों, तभी मुझे लगता है कि उसके जो दान दिया है। जमीन की कीमत हम कितनी देते हैं मित्रों? 1 करोड़ की जमीन है, करोड़ नहीं देते हैं मित्रों। वो तो सरकारी नीति नियम के हिसाब से उसके मूल्य गिना जाता है और इसके बाद उसकी जमीन चली गई, इसके बाद वो 25 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर कहीं जाकर अपनी नई जमीन खरीदता है। ये जमीन फर्टिलाई है मित्र, फर्टाइल है, उसने बनाया और वहां ऐसी कोतर वाली जमीनें उसको मिलती है कि पूरी जिंदगी वो खपा देगा, फिर भी ऐसी जमीन नहीं बनेगी मित्रों। और इसी वजह से हम ये जरूर याद रखें मित्रों कि आज को अवार्ड प्राप्त हुआ है, अवार्ड में पसीना किसका है ये जरूर देखना, ये जरूर देखना। शायद आपके माता पिता ने भी इसमें जमीन दी होगी, दान किया होगा कि ले जाओ, और इसी वजह से इतना बड़ा भवन आज बना है और पहला दीक्षांत समारोह हो रहा है और इसमें भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी आपको आशीर्वाद देने के लिए आई है मित्रों। किस तरह हमारी ऐसी महिलाएं पढ़ी है, कहां कहां जाकर काम किया है, कैसे काम किया है, कैसे वनजनों की सेवा की है मित्रों। उसे वैसे ऐसे पोस्ट नहीं मिलती है मित्रों। लेना तो है, इसके साथ अनेक गुना देना है हमें उस, और ये देने का काम आपका है मित्रों। जिंदगी खपा दीजिए मित्रों उस देश के स्वास्थ्य के लिए। उस मैंने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में देखा मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर में वो यूनिवर्सिटी ने जो काम किया है अद्भुत था मित्रों। और आप जैसे सब युवा लोग थे, युवा स्टूडेंट्स थे, छात्र थे मित्रों। कैसे एक एक सेकंड नहीं लेकिन सेकंड का भी 60वां भाग वो करके मैसेज भेजते थे जहां भेजना चाहिए वहां मित्रों। तो कोई जहां ऐसी घटनाएं होती है, इसका परिणाम मिलता है, तो इसके पीछे कितने लोग हैं हमें पता ही नहीं है। हम तो देखते रहते हैं आकाश में ये गया ये गया ये गया, लेकिन इसके पीछे कौन है, कैसे वे लोगों को तैयार किया होगा, कितना खर्च किया होगा, कितनी जमीन का उपयोग हुआ होगा, कितना जमीन में से पानी खींचा होगा, ये सब हमें हमेशा याद रखना चाहिए मित्रों। और मैंने देखा कि जहां इधर अवार्ड दिया जाता था तब जितने स्टूडेंट्स आए इसमें ज्यादा हमारी बेटियां थी मित्रों। वो खुशी की बात है मित्रों। ये 21वीं सदी है मित्रों, और मैं तो ये कहती हूं कि महिलाओं की सदी है। 21वीं सदी है, महिलाओं की सदी है। जहां भी मैं जाती हूँ दीक्षांत समारोह में, वहां 100 लोगों को अवार्ड देना होता है, 80 बेटियां लाइन में खड़ी हो जाती है
और 20 और इसी वजह से हमारे जो रिसर्चर है उसको हमेशा कहती हूँ, रिसर्च तो करो, लड़कियां क्यों आगे जा रही हैं, आप क्यों पीछे पड़ रहे हो, कारण क्या है उस। तो ऐसी स्थिति बन चुकी है मित्रों, और हमें आगे जाना है। जब तक महिलाओं की शक्ति देश के विकास में नहीं आएगी तब देश विकास नहीं कर पाएगा। ये सूत्र था नरेंद्र भाई मोदी का मित्रों। हम जब गुजरात में काम करते थे तब किसान महिला हो, मजदूर महिला हो, ईंट ऊपर माथे पर रखकर ऊपर जाती है और 10 मंजिले तक पहुंचाती है। ऐसी शक्तियां, ऐसी महिलाएं हमारी काम कर रही हैं। हम पशुपालन की बात करते हैं और ये यूनिवर्सिटी में जाकर आए मित्रों, पशुपालन कौन करता है? क्या कोई गोबर पुरुष उठाता है? महिलाएं करती हैं। धोने का काम महिलाएं करती हैं। सब कुछ महिला करती है मित्रों। अब ऐसे पाठ को हम भूल जाए, ये तो असह्य है मित्रों। जिसको भी अवार्ड प्राप्त हुआ है, अवार्ड और बिन अवार्ड तो बहुत अंतर नहीं होता है, 1-2 मार्क का ही अंतर होता है। और कभी कभी हम सोचा नहीं होगा उसको अवार्ड मिला होगा, क्योंकि वो तो, मैं भी टीचर रही हूं तो पता है किस तरह मार्क्स वगैरह मिलता है। तो आप निराश मत होइए मित्रों, आप सब अवार्डी ही है, आप सब अवार्डी है मित्रों। और अवार्डी है इसे मानकर ही चलो, निराश नहीं होना चाहिए। हमें खुशहाली व्यक्त करनी चाहिए, जिसको भी मिला उनकी खुशहाली हमें भी है। आप सब एक कार्यक्रम में उपस्थित हैं। द्रौपदी मुर्मू जी स्पेशल 2 दिन गोरखपुर के लिए अलॉट किया है मित्रों। और ऐसा क्या किया योगी जी ने वहां जाकर, ये 2 दिन दे दिए, पता नहीं चलता। पूरा 2 दिन। तो मैं तो खुशहाली व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मैं भी इसमें हूँ, राज्यपाल के रूप में काम कर रही हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए जीवन में मित्र। ये मिला, ये न मिला, ये मत करिए, जो मिला वो सही मिला और उसको स्वीकार करके आगे बढ़ते रहिए मित्रों। किसी की ईर्ष्या मत करिए मित्रों, कि आगे गया, उसका बड़ा बिल्डिंग हो गया, मैं रह गया, ऐसा मत सोचिए। आपने जो सेवा की होगी ना, वो ही आगे आने वाली है। कोई बिल्डिंग आगे नहीं आएगा। और कहीं भी जाओगे तो कोई मरीज मिलेगा आपको और कहेगा कि मेरा हार्ट का ऑपरेशन आपने कहकर मुझे बचाया है। यही आपकी खुशी होनी चाहिए मित्रों, और यही हमारी खुशी है मित्रों। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। थैंक यू मैम। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है कि राष्ट्र की प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति महोदया का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने प्रेरक उद्बोधन से हम सभी को आलोकित करें। एम्स गोरखपुर के इस प्रथम दीक्षांत समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, संसद सदस्य श्री रवि किशन जी, प्रेसिडेंट एम्स गोरखपुर श्री देश दीपक वर्मा जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेजर जनरल डॉक्टर विभा दत्ता जी,
संकाय सदस्यगण, प्राध्यापकगण, सभी डॉक्टर्स और नर्सेस, गणमान्य अतिथियों, प्यारे विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, नमस्कार। एम्स गोरखपुर के पहले दीक्षांत समारोह के विशेष अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज उपाधि प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों को मैं बधाई देती हूँ। स्वर्ण पदक विजेताओं को मैं विशेष बधाई देती हूँ। आज का ये कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं, शिक्षा, सेवा और समर्पण के मूल्यों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने का महत्वपूर्ण अवसर है। मैं एम्स गोरखपुर के सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, संकाय सदस्यों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और कर्मचारियों को इस दीक्षांत समारोह में आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एम्स का नाम सुनते ही मन में विश्व स्तरीय इलाज, उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा, आधुनिक टेक्निक और समर्पित डॉक्टरों की एक छवि आंखों के सामने उभरती है। एम्स संस्थान भारत की चिकित्सा क्षमता के प्रतीक है। यहाँ हर मरीज को उम्मीद की नई किरण दिखाई देती है। एम्स ने भारत में चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और उपचार के क्षेत्रों में उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। चाहे सर्जरी की नई टेक्निकी हो, अर्ली डायग्नोस्टिक्स के उपकरण हो या फिर आयुष और एलोपैथी के समन्वय से बीमारियों का इलाज, एम्स ने नवाचार को अपने कार्यशैली का हिस्सा बनाया है। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि देश का पहला एम्स स्थापित करने का जो उद्देश्य था, उसे पूरा करने में सभी एम्स संस्थान सफल रहे हैं। एम्स संस्थान आज गुणवत्ता, सेवा और नवाचार के केंद्र बन गए हैं। एम्स गोरखपुर इस परंपरा को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। इस संस्थान ने बहुत कम समय में शिक्षा, अनुसंधान और चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह संस्थान हर वर्ग के नागरिकों के लिए सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। इसीलिए मैं इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। चाहे कोई गरीब हो, ग्रामीणों हो या शहरी नागरिक, इस संस्थान में सबके लिए समान गुणवत्ता का इलाज उपलब्ध है। मुझे बताया गया है पूर्वी उत्तर प्रदेश, सीमावर्ती बिहार और नेपाल के लोगों के लिए उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा के केंद्र के रूप में एम्स गोरखपुर प्रसिद्ध हो रहा है। इस अवसर में पर सभी डॉक्टर्स से कहना चाहूंगी, चिकित्सा लोगों की सेवा करने के साथ साथ देश की सेवा का माध्यम भी है। डॉक्टरों का समाज और देश के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये केवल रोग का इलाज नहीं करते, बल्कि एक स्वस्थ समाज की नींव भी रखते हैं। जब देश के नागरिक स्वस्थ होते हैं तो उनकी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है और ये राष्ट्र की उन्नति में भागीदारी बन सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि डॉक्टरों की सेवाएं ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में भी उपलब्ध हो। देवियों और स्वजनों, गोरखपुर और देश के अन्य स्थानों पर एम्स की स्थापना इस उद्देश्य के साथ की गई है कि देश के हर कोने में उत्कृष्ट चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो। आज पूरे देश में अनेक एम्स कार्यरत है, जिनके द्वारा स्थानीय लोगों को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है। साथ ही स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में रोजगार और शिक्षा के अवसर भी बढ़े हैं। विदेशों से भी मरीज भारत में इलाज के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ इलाज न केवल सुलभ है बल्कि गुणवत्तापूर्ण भी है। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने में एम्स जैसे संस्थानों की निर्णायक भूमिका रही है। भारत में इलाज का खर्च अन्य के कई देशों की तुलना में बहुत ही कम है, जिसके कारण विदेशों से भी लोग इलाज के लिए यहाँ आते हैं।
ये भारत का एक गौरव का गाथा है। बहुत खुशी की बात है। एम्स की पारदर्शिता, नैतिकता और अनुसंधान आधारित इलाज प्रणाली ने इसे वैश्विक मंच पर एक प्रतिष्ठित संस्थान बना रहे हैं। मुझे विश्वास है कि एम्स गोरखपुर सहित देश के सभी एम्स संस्थान भारत को एक वैश्विक चिकित्सा केंद्र के रूप में स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एक डॉक्टर का व्यवहार भी मरीज की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालता है। आज आप डॉक्टर बन गए हैं। आप जब इस करियर के अलावा आप दूसरे आपको अपना आर्थिक और सामाजिक उत्थान करने के लिए बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे ऑप्शन था, लेकिन आप इस प्रोफेशन को, इस करियर को चुना। इसलिए मैं समझती हूँ आपके मन में कहीं ना कहीं सेवा भाव का और आपके परिवार भी सेवा भावना का है, इसीलिए आप इस करियर को चुना। इसीलिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक संवेदनशील डॉक्टर न केवल दवा से बल्कि अपनी व्यवहार से भी मरीज को जल्दी ठीक होने से मदद करती है। साक्ष्य दर्शाते हैं कि सहानुभूतिपूर्ण देखभाल से मरीज की हालत में तेजी से सुधार होता है। इसी तरह डॉक्टर के धैर्य और समर्पण की भावना समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करती है, जिससे अन्य लोगों भी प्रेरित होते हैं। डॉक्टर एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक सेवा होता है। इसका कोई 24 आवर्स सेवा ये ट्रांसफरेबल नहीं है। कभी आप रात में थका हारा सोए हैं, आधी रात को कोई टेलीफोन किया, फिर आपको जाना पड़ता है। आप 2 घंटा काल सो सकते हैं, लेकिन आप आज जो सो जाएंगे तो एक जिंदगी चली जाएगी। आप खाने का एक निवाला लिए हैं, आपको कोई टेलीफोन आया तो शायद आप वो खाना खा के थोड़ा रेस्ट करके जाएंगे तो वो जिंदगी शायद नहीं रहेगा। इसीलिए ये एक इमरजेंसी सर्विस है। इसीलिए हमारे यहाँ अभी भी डॉक्टरों को भगवान मानते। हम भगवान को देखे नहीं, हम कभी सुने हैं, लेकिन चलते फिरते भगवान जिसके कदमों के नीचे अपने मरीजों को फेंक देते हैं कि डॉक्टर साहब इसको बचाओ, उनके पास कुछ आर्थिक व्यवस्था है कि नहीं, उनके पास कुछ है कि नहीं, आपको सोचना पड़ेगा और उसको जिंदगी को बचाना पड़ेगा। यही मानवता है, यही डॉक्टर है। इसी तरह डॉक्टर के धैर्य और समर्पण की भावना समाज के एक आदर्श प्रस्तुत करती है, जैसे कि अन्य लोगों को भी प्रेरित करते हैं। डॉक्टर्स को अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन एम्पैथी के महत्व को समझना आवश्यक है। मैं मेडिकल एजुकेशन से जुड़े सभी हितधारकों से भी अपील करूंगी कि भावी डॉक्टर्स को शुरुआत से ही एक ऐसा इकोसिस्टम प्रदान किया जाए जिसमें वे अपने कौशल के साथ साथ डॉक्टर पेशेंट्स कम्युनिकेशन, रोल ऑफ एम्पैथी इन हीलिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग जैसे विषयों के बारे में भी जाने और अपनी कार्यशैली में को अपनाएं। इसलिए आप डॉक्टर बने हैं, बहुत सारे परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर होने के बाद आप कितना धनवान हुए, आप कितना सामाजिक सम्मान आपको मिला, लेकिन आप कोई पेशेंट
दरिद्र पेशेंट हो या कोई भी पेशेंट के चेहरे पे या उनके फैमिली के चेहरे पे जो मुस्कान आपको देखने को मिलेगा, शायद वो कोई अर्थ से उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। जो सुकून मिलेगा, जो खुशी मिलेगा, जो चेहरा से मुस्कान से, शायद वो खुशी शायद कोई आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसीलिए आप जो चुने हैं, आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन इस चीज को आपको जिंदगी भर निभाना है, तो आप जो, क्योंकि डॉक्टर का ऑफिशियली रिटायरमेंट होने के बाद डॉक्टर के भी रिटायर नहीं होते। जिंदगी भर ये सेवा आपको मिला है, इसीलिए आपके पेरेंट्स को आपको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सेवा करते रहिए। और ये कहते हैं स्वास्थ्य ही संपदा, ये स्वास्थ्य रूपक संपदा लोगों को देते जाइए, आपको सुकून मिलेगा, आपके चेहरा पे खुशी मिलेगा और आप दुनिया में जीते रहेंगे, आपके नाम जीते रहेगा। आप रहे न रहे, लेकिन आपके नाम दुनिया में गूंजते रहेगा। आपके करियर और जीवन में ये हमेशा याद रखें कि चिकित्सा केवल एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि मानवता की सेवा है। आज जहां भी कार्य करें, करुणा और ईमानदारी को अपने चिकित्सा का हिस्सा बनाएं। टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन के बारे में तो आप सब जानते हैं। आज हम देख रहे हैं कि टेलीमेडिसिन, एआई इन डायग्नोस्टिक, रोबोटिक सर्जरीज, वेरिएबल हेल्थ टेक जैसे तकनीकी चिकित्सा सेवा को बेहतर बना रही है। मुझे बताया गया है कि एम्स के द्वारा रोबोट असिस्टेड सर्जरीज और एआई बेस्ड कैंसर डिटेक्शन का उपयोग किया जा रहा है, जो चिकित्सा नवाचार के लिए भारत की तत्परता को दर्शाता है। एआई ड्रिवन हेल्थ केयर में एथिक्स, डेटा प्राइवेसी और ह्यूमन टच बनाए रखने पर भी विचार करना आवश्यक है। प्यारे विद्यार्थियों, आप आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, ये आपकी मेहनत और दृढ़ संपर्क का परिणाम है। लेकिन आपकी सफलता में आपके माता पिता और आपके शिक्षकों की भूमिका में आप कभी कमी नहीं है, आप उसको भूलना नहीं है, ऐसी मैं आशा करती हूँ। साथ ही मैं आप सभी से अपेक्षा करती हूँ कि आप अपने ज्ञान का उपयोग केवल अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए ना करें, आप समाज के उन वर्गों के लिए भी कार्य करें जिन्हें चिकित्सा सेवाओं की सर्वाधिक आवश्यकता है। कई ग्रामीणों तथा आदिवासी क्षेत्रों में वंचित समुदायों के लिए अब भी उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं की कमी है। इस एम्स संस्थान के से किस परिकल्पना के साथ, किस भावना के साथ बनाया गया है, मैं चीफ मिनिस्टर के साथ जो बात कर रही थी मैंने सुनी। एक ऐसे वाला बीमारी जो 1 से 15 साल के बच्चों, जो गरीब बच्चों, क्योंकि उनके पास ना रहने का, ना खाने का, ना स्वच्छता का कुछ व्यवस्था था, उन बच्चों को हो रहा था। मैंने सुना वो बीमारी अभी खत्म हो गया है। इसलिए इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आप इस बारे में विचार करेंगे और ऐसे क्षेत्रों और लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य सेवा की दिशा में कार्य करेंगे। मैं आशा करती हूं कि आप सब अपने कार्य से एम्स गोरखपुर और देश का नाम रोशन करेंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मैं अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। I request all of you to rise for the national anthem.